चलो तो फिर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक? केमिस्ट्री। एक्चुअल में एनसीईआरटी वालों ने क्या किया कि जो हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जिसमें हम लोग के चैप्टर के नाम लिखे हुए थे, उसमें जो ये वाला चैप्टर है उसको सबसे क्या कर दिया लास्ट में, और ये वाला जो चैप्टर है वो शुरुआत किसकी करता है? केमिस्ट्री की। किसकी करता है? केमिस्ट्री की। अच्छा, केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री होती क्या है नहीं पता ना? हाँ या ना बोलो। आज पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक, क्लास 9th में हो कि नहीं हो? आज से पहले जो साइंस पढ़ते थे उसको भूल जाओ, आज से पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे सबको भूल जाओ, क्योंकि तुम अब नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हो और प्रवेश करने के बाद तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं जहां से तुम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एनडीए, आईएएस, पीसीएस कुछ भी बन सकते हो। मगर उसको बनने से पहले तुम्हें क्या जरूरी है जानना? कॉन्सेप्ट। क्या ना है? तो हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एक्चुअल में एनसीईआरटी ने इसको क्या रखा? सबसे लास्ट में रखा। एनसीईआरटी है कौन जानते हो? एनसीईआरटी एक्चुअल में क्या है? डायरेक्टर। क्या है? डायरेक्टर मतलब फिल्म वाला। फिल्म का डायरेक्टर जो रहता है ना वो स्क्रिप्ट लिखता है। क्या लिखता है? स्क्रिप्ट। और उसने जो स्क्रिप्ट लिखी वो किसमें लिखी? बुक में। किसमें लिखी? और उस बुक को पढ़ाता कौन है? एक्टर। और उसको मतलब देखता कौन है? पढ़ता कौन है? ऑडियंस। तो तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम क्या हो? ऑडियंस। एक्चुअल में चल रही है फिल्म। क्या चल रही है? फिल्म। यानी कि जब आप अपनी क्लास को पढ़िए तो समझिए एक फिल्म की तरह है। क्या है? तुम 4 साल 5 साल पुरानी कोई फिल्म देखे होगे हैं, तो तुमको आज भी उसकी स्टोरी पता है, लेकिन तुमको क्लास में जब कुछ पढ़ाया जाता है तो तुम भूल जाते हो। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि डायरेक्टर जो होगा एनसीईआरटी उसने कुछ गलत लिखा है, जो एक्टर पढ़ा रहा है वो गलत पढ़ा रहा होगा, या तो तुम में कमी है कि तुम जो है तुमको मूवी का क्या है? क्रेज है, और तुम एक स्पेसिफिक टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो पढ़ाई को छोड़ के, है कि नहीं? और जिस दिन पढ़ाई को मूवी समझ लोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी क्या हो जाएगी? आसान, है कि नहीं? समझे? देखो, जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें क्या चीज सिखाई जाती है बताओ? देखो, लिखना तुम्हें क्या सिखाता है? एग्जाम एक्चुअली जो तुम्हारा टेस्ट लेता है ना, तुम्हारी नॉलेज को ये चेक करता है कि तुम लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। एग्जाम जो है वो तुम्हारा क्या चेक करता है? तुम्हारी लिखने की क्षमता। यानी कि जो तुमने पढ़ा है, याद किया है, क्या तुम उसको हूबहू कॉपी पे उतार सकते हो? है कि नहीं? लेकिन तुमको एक्चुअल में समझना क्या है? कॉन्सेप्ट। क्या समझना है? अगर तुमने चीजें, अच्छा जो तुम लिखते हो उसको रट के लिख सकते हो, याद करके लिख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट याद नहीं किए जाते, कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। जैसे तुम रास्ते में चलते हो तो बाएं चलते हो कि दाएं? बाएं चलते हो। क्यों चलते हो बाएं? क्योंकि तुमको पता है कि रूल है, ये तुम्हारे जहन में है ना कि बाएं ही चलना है हमको। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट को समझो। समझे नहीं समझे? तो एक गाना है, बहुत दिन से हम इसको गुनगुनाने की कोशिश कर रहे थे। कौन सा गाना था? क्या था? बोलो। चलो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चैप्टर नाम क्या था? जर्नी इनसाइड द एटम। क्या था? जर्नी इनसाइड द एटम। तो गाना क्या है? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। किसके लिए? ये हमें कुछ नहीं पता हमें। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने अगल बगल जब चीजों को देखते हो तुम्हें क्या दिखाई देता है? तुमको पेड़ दिखाई देते होंगे, बस दिखाई देता होगा, सड़क दिखाई देती होगी, घर दिखाई देते होंगे। रात में देखते हो तो क्या दिखाई देता है? तुमको तारे दिखाई देते हैं, तुमको चंद्रमा दिखाई देता है। दिन में देखते हो तो क्या दिखाई देता है? अब सोचो कि तुम जब देखते हो तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है? तुमको सन भी दिखाई दिया, रात में स्टार भी दिखाई दिए हैं, और तुमको एक मतलब सैटेलाइट यानी कि तुमको मून भी दिखाई दिया। और अपने अगल बगल जो भी चीज तुम देखते हो, सड़क, पहाड़, नदी, झरने, जो भी देखते हो दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में केमिस्ट्री ने इसको बोला बेटा मैटर। क्या बोला? क्या बोला? मैटर। क्या बोला? अब हम तो देखते हैं मैटर को। किसको देखते हैं? यानी कि जितनी भी दिखने वाली चीजें हैं जो हमको विजिबल हैं, क्या है? जिसको हम आंख से देख लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं? और जिसको आंख से न देख सके उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक। यानी कि इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम जो भी चीजें देखते हैं वो चीजें हैं क्या एक्चुअल में? मैटर। क्या है? तो केमिस्ट्री की परिभाषा जब लिखी गई और साइंटिस्टों ने इस परिभाषा को लिखा तो बताया कि मैटर ऐसी चीज होती है जिसके पास अपना क्या हो? मास,
और अपना क्या हो, स्पेस, यानी कि उसके पास क्या हो, वजन हो, और वो क्या करती हो, जगह घेरती हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, और एनसीईआरटी वालों ने अपने पहले चैप्टर का नाम रख दिया जर्नी इनसाइड द एटम। क्या रख दिया, जर्नी इनसाइड द, जबकि इसका नाम होना क्या चाहिए था, जर्नी टुवर्ड्स द केमिस्ट्री, जर्नी टुवर्ड्स द, क्योंकि सबसे पहले तो एनसीईआरटी वालों को या सीबीएसई वालों को ये बताना चाहिए था कि एक्चुअल में केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री होती क्या है। जैसे लोग बोलते नहीं है भैया इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी जम रही है, इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी, इसका मतलब है कि केमिस्ट्री किसी न किसी रिलेशन की बात है। किसकी बात है, रिलेशन की बात है। अगर रिलेशन नहीं होता तो क्या होता, अपने दिमाग में बिठा लो। एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या है, रिलेशन। क्या है, रिलेशन मतलब संबंध। क्या है, संबंध के ऊपर सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और साइंस एक्चुअली जानते हो क्या चीज है, ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की घटनाओं को पढ़ना है। क्या है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की घटनाओं को पढ़ना है। और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वो होता है जिसको हम अपनी आंख से देख ना सके, जिसको हम अपनी आंख से, जिसको हम देखते हैं उसको हमको पढ़ना ही नहीं है, उसको हमको, लेकिन जो हम नहीं देख सकते उसी को पढ़ना है। और उसी को क्या बोलते हैं, साइंस। क्या बोलते हैं, और साइंस से एक और शब्द इजाद हुआ जिसका नाम है साइंटिस्ट। क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट होते कौन है, साइंटिस्ट वो होते हैं जो नेचर के लॉ की डिस्कवरी करते हैं। क्या करते हैं, नेचर के लॉ की डिस्कवरी। क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट होते हैं, क्या होते हैं, इन्वेंटर होते हैं। क्या होते हैं, इन्वेंटर वो होते हैं जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी के आधार पर किसी नई चीज का निर्माण कर दें, हैं, वो क्या चीजें हो गई, इन्वेंटर। और साइंटिस्ट कौन होते हैं, जो नेचर के लॉ को क्या करते हैं, समझते हैं और दुनिया को बताते हैं। तो एक्चुअल में साइंस एक्चुअल में है क्या। आज तक तुमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे, बहुत सारे तुमको टीचर्स मिले होंगे, लेकिन तुमको किसी ने बताया नहीं होगा एक्चुअल में साइंस है क्या। साइंस एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। साइंस एक्चुअल में उन्हीं साइंटिस्ट की डिस्कवरी है। क्या है, उन्हीं साइंटिस्ट की डिस्कवरी, जिस डिस्कवरी के अंतर्गत उन्होंने नेचर के क्या क्या खोजे, लॉ। क्या खोजे, यानी कि नेचर काम कैसे करता है, नेचर बताता क्या है, ये प्रकृति बता क्या रही है, आखिर में पहाड़ कैसे बने, तारा कैसे बना, सूरज कैसे बना, कोई बता रहा है ना। तो मतलब नेचर ने बनाया ना इसको, कैसे बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। क्या चीज, कब, कैसे और क्यों। अगर तुम्हारे दिमाग में शब्द बैठ गया, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें तीन चीज जरूर लगाया करो, कब, कैसे और क्यों। जैसे हमने बोला कि मैटर, तो तुम बोलो कि मैटर कब बना, बोलो मैटर क्यों बना और मैटर कैसे बना। अब हमने बोला कि मैटर के अंदर मास होता है और स्पेस होता है, तो तुम बोलो कि मैटर के अंदर मास कैसे आया, बोलो, और मैटर के अंदर स्पेस कैसे आया, कैसे आया, आया कि नहीं आया। तो जब हम कब, क्यों, कैसे जानेंगे तभी तो जानेंगे। तो जो हमारा ये चैप्टर है बेटा, जर्नी इनसाइड द एटम, लेकिन मेरी जो पहली क्लास है वो क्या है, जर्नी टुवर्ड्स द केमिस्ट्री, जर्नी टुवर्ड्स द। और केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तुम्हें बायोलॉजी भी नहीं आएगी, और तुम्हें क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा। जब तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री के आधार पे ही डिसाइड होगी तुम्हारी क्या, बायोलॉजी, और केमिस्ट्री के आधार पे ही क्या डिसाइड होगी तुम्हारी फिजिक्स। अगर तुमको केमिस्ट्री नहीं आती तो ना तुम बायोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे और ना तो किसके बन पाओगे। और एनसीईआरटी ने दिया कि इसको सबसे लास्ट में। तो एनसीईआरटी तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है कि मैं धोखा कर रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं बोलो, हो सकता है कि मैं ही कर रहा हूं। तो मैं तो एक्टर हूं ना, एक्टर का मतलब एनसीईआरटी की स्क्रिप्ट को मैं एक्टिंग करके बताऊंगा कि कैसे लिखा है। भाई उसने बोला कि ऐसे एक्टिंग करो, मैंने बोला ऐसे एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं एक्टिंग इधर से चालू करूंगा, है ना। जैसे कादर खान अपना डायलॉग लिखते नहीं थे, मतलब जो डायरेक्टर का डायलॉग था उसको नहीं बोलते थे, वो अपना डायलॉग खुद कॉपी करते थे, मतलब खुद लिखते थे और खुद बोलते थे। तो कादर खान अच्छे एक्टर थे कि नहीं थे। तो समझ लो कि ये वीडियो किसको डेडिकेट हो रहा है, कादर खान को, है। अब ये मत कहना कि हम कादर खान हैं, समझे। चलिए, तो सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में क्या आई, मैटर। क्या आई, तो मैटर होता क्या है कि जो भी चीजें हमें अपनी आंखों से दिख रही है एक्चुअली वो क्या है, मैटर। हमने जो भी चीज, अब बहुत अंदर नहीं जाएंगे कि हवा भी मैटर होती है, स्मेल भी मैटर होती है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक। अभी हम इंट्रोडक्शन में आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हमको जो भी चीजें दिख रही हैं, तार, चंदा, तारे, सड़क,
प्लैनेट, किसी ने बताया कि हमारा सौरमंडल होता है, गैलेक्सीज होती है, ये सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर से नहीं बनी। इन चीजों को कहते मैटर है, इन चीजों को, लेकिन बना किससे है? वो बना है एटम से। किससे बना है? ठीक है, यानी कि मैटर किससे बना है? एटम से। अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर में मैटर कैसे बना, कब बना, क्यों बना, और इसके अंदर कैसे मास आया और कैसे स्पेस आया। यही चैप्टर बताने की कोशिश करेगा तुम्हारा ये वाला चैप्टर। ठीक है, अब देखो हम कैसे पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में जो भी चीजें हमको दिखती हैं, जो भी चीजें हमको दिख रही हैं, ये किसका हिस्सा है बेटा? यूनिवर्स का। किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? यूनिवर्स का हिस्सा। ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो यूनिवर्स जो है आज से कितने साल पहले? 13 बिलियन ईयर पहले। ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम पे न तारे थे, न चंद्रमा थी, न हमारी पृथ्वी थी, न हम खुद थे। उस समय कुछ भी नहीं था। उस समय सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स जो था वो एक पॉइंट के रूप में था। क्या था? पॉइंट के। और उसको हम क्या बोलते थे बेटा? सिंगुलैरिटी। क्या बोलते थे? सिंगुलैरिटी का मतलब होता है कि पॉइंट के रूप में था। क्या था? पॉइंट के। उस टाइम पे टेम्परेचर था 10⁻32 केल्विन। क्या था? केल्विन। क्या था? 10⁻32 केल्विन। यानी कि 10 के आगे आप 32 जीरो लगा दीजिए और इकाई दहाई सैकड़ा जोड़ते जाइए, तो जो आएगा लास्ट में वो क्या होगा? उतना केल्विन। क्या था बेटा? टेम्परेचर। क्या था? आया कि नहीं आया? टेम्परेचर नापने के लिए, टेम्परेचर देखो क्लास चल रही है तो कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर नापने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए, अपने अपने नाम पे उन्होंने टेम्परेचर को नापने के लिए अपनी यूनिट दे दी, जैसे डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, और एक कौन से साइंटिस्ट थे? केल्विन। तो केल्विन ने एक्चुअल में टेम्परेचर को नापने की रियल रेंज दी। क्या दी? रियल रेंज। इसको हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि टेम्परेचर कितना था? 10 टू पावर, आया कि नहीं आया? अब इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं आ सकता, यानी केल्विन ने बोला कि इससे ऊपर टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि जब यूनिवर्स अपनी सिंगुलैरिटी की फॉर्म में होगा तो उस टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा होगा? 10⁻32। अब इसके ऊपर जा नहीं सकता। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये यूनिवर्स जो है बेटा क्या चालू हुआ? एक्सपेंशन। क्या हुआ इसमें? एक्सपेंशन का हिंदी मतलब क्या होता है? फैलाव। यानी कि ये जो हमारा यूनिवर्स था इस पॉइंट से क्या करना चालू किया? फैलाव। अच्छा, इस पॉइंट के अंदर कैद क्या थी? इस पॉइंट के अंदर कैद क्या थी? एनर्जी। क्या थी? एनर्जी। इस दुनिया में अगर कोई कुछ है तो वो क्या चीज है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। इधर खड़े हो रहे तो दिख रहा है? बाहर हो जा रहे हैं? चलो ठीक है, हमको बाहर जाना है। तो यह क्या था? इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में अगर कुछ है तो क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी क्या थी? कैद थी। एनर्जी क्या थी? उसके बाद जब एक्सपेंशन होगा तो एनर्जी भी क्या हो गई? एक्सपैंड करने लगी। क्या करने लगी? एक्सपैंड। यानी एनर्जी क्या करने लगी? एक्सपैंड। और जब एनर्जी एक्सपैंड करी बेटा तो जो टेम्परेचर हमारा था ये डाउन होने लगा। क्या होगा? डाउन का मतलब कि कूल होने लगा। क्या लगा? कूल। कूल का मतलब ठंडा। और जब ठंडा होने लगा बेटा तो पहली बार इस दुनिया में क्या हुआ? ये बहुत बड़ी घटना थी। क्या थी? और इस घटना के अंतर्गत पहली बार एनर्जी जो है बेटा किस रूप में आई? पार्टिकल के रूप में। किस रूप में आई? पार्टिकल का मतलब कण। पार्टिकल का मतलब यानी कि एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पार्टिकल में। किस में कन्वर्ट हुई? पार्टिकल में। और इस पार्टिकल का नाम क्या था बेटा? इसका नाम था क्वार्क। क्या नाम था इसका? इसको साइंटिस्टों ने नाम रखा क्या चीज? क्वार्क। और साइंटिस्ट कौन होते हैं? जो नेचर की क्या करें? डिस्कवरी। यानी कि नेचर कैसे काम कर रही है और कैसे काम करेगी, कब तक काम करेगी, क्यों करेगी, कैसे, कब, सब कुछ जो है कौन जानने की कोशिश करता है? साइंटिस्ट। तो साइंटिस्टों ने बताया कि जो पहली बार एनर्जी जब क्या हुई? एक्सपैंड हुई, टेम्परेचर क्या हुआ? डाउन हुआ, तो पहली बार जो पार्टिकल इस दुनिया में आया उसका नाम क्या था? उसके बाद इन्होंने बताया साइंटिस्टों ने कि क्वार्क ना दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? होते तो 6 टाइप के हैं, ठीक है ना, अप डाउन चार्म ये सब होते हैं, लेकिन समझने के लिए समझो क्या होते हैं? 2 टाइप के। क्या होते हैं? एक होता है अप और एक होता है बेटा। कोई दिक्कत? अगर हम अप को थोड़ा सा विजुअल कर ले, क्या कर ले? विजुअल मतलब हमको समझ में आए। अगर मान लो इसके ऊपर हम एक एंटीना लगा दें और एक और बना दें और इसके नीचे एक एंटीना लगा दें, तो देखो इसमें एरो क्या लगा है? अप क्या लगा है? और ये क्या लगा है? कोई दिक्कत? यानी कि जब पहली बार एनर्जी एक्सपेंड हुई, टेम्परेचर कूल हुआ, तो पहली बार क्या बना?
क्या बना? पार्टिकल। और पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया? क्वार्क। और क्वार्क कितने टाइप के होते हैं? एक अप और एक। तो अब एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल में हुआ क्या? ये देखो, हमने 3 चेहरे बना लिए। क्या ना? 3 चेहरे, और 3 चेहरे हमने नीचे बना लिए। कोई दिक्कत? एक का नाम अमर, एक का नाम अकबर, और एक का नाम। तो एक गाना है ना, एक जगह जब 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 जमे हो तीनों, क्या है? अमर, अकबर, एंथोनी, है नहीं है? तो एक्चुअल में ये जब 3 लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, तो हमने एक के ऊपर लगा दिया अप, एक के ऊपर लगा दिया अप, और एक के नीचे लगा दिया हमने डाउन। इसके ऊपर लगा दिया हमने अप, इसके ऊपर लगा दिया हमने नीचे, इसके नीचे लगा दिया हमने। तो अब बताइए, इस फिगर में कितने अप हैं? तो हमने u लिख दिया, और क्या लिख दिया? u, और एक लिख दिया हमने, और यहां पे हमने लिख दिया क्या? एक लिख दिया, क्या लिख दिया? u, और 2 लिख दिया हमने। कोई दिक्कत? तो जब UUD बना तो क्या बना बेटा? प्रोटॉन। क्या बना? प्रोटॉन। इसका मतलब आप लोग पढ़ लिए हो किसी से। और इसके नीचे क्या बना? हाँ, सही बात है। क्या बना? न्यूट्रॉन। किससे पढ़ते हो भैया तुम लोग? ठीक है, क्या बना? एक बन गया हमारा प्रोटॉन, एक बन गया हमारा, मगर एक हीरो आना बाकी है। एक हीरो आना, और वो हीरो कब आता है? जब ये मान लो कौन है, ये मान लो ये है, एक हंसता हुआ चेहरा, एक रोता हुआ चेहरा। जो रोता हुआ चेहरा वो क्या है? डाउन। हंसता हुआ चेहरा क्या है? अप। अगर हम मान लो इसको ऐसे क्या कर दे? घुमा दें। क्या कर दे? तो क्या बन जाएगा? अप। अगर अप को घुमा दे तो क्या बन जाएगा? तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं बेटा? इंटरचेंज। क्या हो सकते हैं? और इस इंटरचेंज के कारण हमको बनता है 2 चीज। क्या बनता है? क्या बनता है? 2 चीज। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, एक का नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? और एक का नाम है पॉजिट्रॉन। क्या नाम है? पॉजिट्रॉन। आया कि नहीं आया? अब इसको आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। ध्यान, जब छोड़ दो, ठीक। एक बना क्या? इलेक्ट्रॉन। एक बना क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा क्या होता है? माइनस। क्या होता है? और पॉजिट्रॉन का होता है क्या? चार्ज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? एक्चुअल में कूलाम नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? कूलाम नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि एक्चुअल में इस दुनिया में 2 तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, जिन पे अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? चार्ज। जैसे कि हम मनुष्यों में भी 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक को महिला कहते हैं, एक को क्या कहते हैं? पुरुष। आया कि नहीं आया? तो महिला को अगर मान लो पॉजिटिव, और पुरुष को मान लो, समझे? यानी कि पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता। पॉजिटिव निगेटिव सिर्फ समझने के लिए हम बोल देते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है। जैसे मान लो महिला को हमने बोल दिया क्या है? ये पॉजिटिव, लेकिन रहती क्या है? वो निगेटिव नहीं रहती। महिला है पॉजिटिव, लेकिन रहती कैसे है? होता नहीं होता है? तो कुछ भी समझने के लिए आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो कूलाम ने नाम रख दिया क्या? पॉजिटिव। और तो उसने इलेक्ट्रॉन का नाम रख दिया क्या? निगेटिव। और पॉजिट्रॉन का नाम क्या रख दिया? अब पॉजिट्रॉन को थोड़ी देर के लिए ये समझ लो, ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है कि नहीं है? बहुत बहुत ध्यान से समझना, ये दोनों एंटी पैरेलल है। क्या है? यानी कि एक क्या है? माइनस, और एक क्या है? अगर ये दोनों आपस में क्या मिल जाए? टकरा जाए। क्या हो जाए? तो इसको बोलते हैं एनहिलेटिंग। क्या बोलते हैं? एनहिलेटिंग। एनहिलेटिंग मतलब दग जाना। क्या होना? अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या हो जाएगा? दग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और दगने के बाद यहाँ पे निकलेगी 2 फोटोन। क्या निकलेगी? अभी हमको कुछ पता नहीं है, बट मैं तुमको बेस बता रहा हूं बेटा। क्या बता रहा हूं? बेस। यहां से क्या निकलेगा? 2 फोटोन। 2 फोटोन को छोड़ के हम कह सकते हैं कि यहां से निकलेगी 2 गामा। क्या निकलेगी? 2 क्या निकलेगी? गामा। बस इतना समझ लो, कुछ समझना नहीं है, रटना नहीं। यहां रटना है, यहां रटना है। आ गया? फिर से यूनिवर्स था 13 करोड़ साल पहले, सिंगुलरिटी फॉर्म में था। एनर्जी क्या थी? कैद थी। एक्सपेंशन हुआ, पहली बार पार्टिकल बने, टेम्परेचर डाउन हुआ, कूल हुआ, इस कारण से। क्वार्क में क्या थे? 2 टाइप के थे, अप और 3 तरीके के क्वार्क मिलके क्या बनाते थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें 2 अप होते थे और जिसमें 2 डाउन होते थे। जहां अप होगा 2 क्या बन जाएगा? प्रोटॉन। जहां 2 डाउन होंगे क्या बन जाएगा?
और जब हम क्या करेंगे, अप और डाउन को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव। अब ये दोनों अगर आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो टकराएंगे, तो क्या निकलेगा, गामा। क्या निकलेगा, याद कर लो, ठीक, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा संशय में रखना, मतलब इसको याद कर लो, यहाँ पे हमको दिमाग लगाना, बाकी चीज में याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत। अब उसके बाद जो तुम्हारा ये चैप्टर है, ये बोलता है कि जर्नी इनसाइड द एटम। क्या बोलता है, जर्नी इनसाइड द एटम। तो व्हाट इज एटम, व्हाट इज, क्योंकि हम तुमको इसलिए इसका पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको क्या बनाना है, एटम। अब हमको इतनी सारी चीजें मिल गई परचून की दुकान से, कहां से मिल गई, नहीं मिल गई, अब हमको मिलाना है एटम। अब एटम बनाने के लिए तुम क्या करोगे, एटम बनाने के लिए तुमको कितनी चीजें चाहिए बेटा, 3 चीजें। क्या चाहिए, एक तुमको चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए, एक चाहिए तुमको प्रोटॉन, क्या चाहिए, और एक चाहिए तुमको। अगर तुम्हारे पास ये 3 चीज हो, क्या हो, तुम्हारे पास अगर ये 3 चीज हो तो तुम दुनिया के सारे एलिमेंट बना सकते हो। क्या बना सकते हो, अगर तुम किसी दुकान पे जाओ, किसी दुकान पे कह दो भैया हमको जो है 100 ठो इलेक्ट्रॉन दे दो और 100 ठो प्रोटॉन दे दो और 100 ठो न्यूट्रॉन दे दो, क्या कर दो, और अपनी जेब में थैली में 3 तरह की थैली लिए और अपने घर जो है इसे कूदते फांदते बंदर की तरह घर पहुंच गए। अब तुमने अपने घर में गए किचन में, तुम्हारी मम्मी कही आज खाना क्या बनेगा, तो खाना नहीं बनेगा, आज हम क्या बनाएंगे, एटम। तो तुम्हारी मम्मी कहेंगे एटम का लिए बना रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे, क्या तो भैया मैं एटम नहीं बना रहा हूं, एक्चुअल में मैं जो है अब बनाने जा रहा हूं मैटर। क्या बनाने जा रहा हूं, मैटर, क्योंकि मैटर किससे बनते हैं, एटम से। तो पहले मैं एटम बनाऊंगा और उस एटम के बाद मैं क्या बनाऊंगा, मैटर। और जिस दिन तुम मैटर बना ले गए, तुम इस दुनिया के सबसे बड़े केमिस्ट हो गए। क्या हो गए, सबसे बड़े। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ये हमको पहचानने की ताकत देती है कि आखिर में एटम से मैटर कैसे बना, एटम से कैसे मैटर। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि आखिर में एटम बना कैसे, ये तो है, आखिर में एटम। तो तुमको ये पता लग गया ना कि एटम कैसे बना, एटम बना किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर हम ये 3 चीजें ले ले तो क्या बन जाएगा, एटम। क्या बन जाएगा, मगर समस्या इस बात की है कि इस दुनिया में पाए जाने वाले एटम के जो नंबर है वो 118 है। क्या है, क्या है, इसको याद कर लो। यानी कि इस दुनिया में कितने तरीके के एटम पाए जाते हैं, 118। अब इन 118 एटम को हम बोलते क्या है, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, यानी कि हर एलिमेंट का अपना एक क्या होता है, एटम। क्या होता है। तो इस दुनिया में कुल मिला के कितने एलिमेंट पाए जाते हैं बेटा, 118। एटम बोलना गलत है, एटम बोलना, यानी कि इस दुनिया में कितने एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट का क्या है, अपना अपना एटम। तो अब हमको ये पढ़ना है कि आखिर में, ठीक है अभी तक सर बताए कि 3 चीजें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन 3 चीजों से मिलके हम कैसे 118 एलिमेंट बनाएंगे। तो 118 जब बनाएंगे तब बनाएंगे, सबसे पहले तो हम समझ लें कि एटम क्या होता है। ठीक है, एटम क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जान लिया बेटा, क्या जान लिया, हम लोगों ने जान लिया कि अगर एटम को बनाना हो तो हमारे पास 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज चाहिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब तुमको ये पता लग गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, आ गया। अब देखो, अब हम बना रहे हैं यहाँ पे क्या, एटम। क्या बना रहे हैं, एटम। मेरा गोला सही बना नहीं बना, अगर इस गोले को तुम परसेंटेज दोगे तो कितना परसेंटेज आएगा। ठीक है, सुनो, ये हमारा क्या है, एटम। क्या है, एटम। क्या है, अब इस एटम को बनाने के लिए कितनी चीज चाहिए भैया, 1, 2 और 3। तो हम सीरियल वाइज लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं किसको, न्यूट्रॉन को लिख देते हैं। उसके बाद किसको लिख दें, क्या लिख दें, उसके बाद क्या लिख दें, लिख दिए। अब ध्यान देना, ठीक, ध्यान देना, समझ लो ये एटम तुम्हारा क्या है, शहर। क्या है, एटम क्या है, शहर, गांव, कुछ भी मान लो, ये क्या है, शहर। और इस शहर की जो लंबाई है, अगर यहाँ सेंटर में आ जाए, कहाँ पे आ जाए, और यहां से यहां तक हम चले, यहां से यहां तक हम, यानी कि यहां से यहां तक हम पैदल जो है चलना स्टार्ट करें। ठीक, आएंगे। तो यहां तक आने में हमें कितना लगेगा, 7 किलोमीटर। कितना, इधर आएंगे तो कितना लगेगा बेटा, 7 किलोमीटर। आएंगे।
आया? यानी कि एक ऐसा ग्राउंड जिस ग्राउंड में क्या हो 7 किलोमीटर क्या हो रेडियस हो, क्या हो 7 किलोमीटर, क्या हो 7 किलोमीटर। और इस 7 किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले एरिया में अगर हम यहाँ पे एक क्रिकेट की बॉल, क्या है क्रिकेट की बॉल कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी बॉल को रख दे तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? और ये जो पूरा का पूरा इलाका है डाकू मंगल सिंह वाला, चंबल की घाटी वाला, क्या होगा, ये जो चंबल की घाटी वाला इलाका है, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये इलाका एक्चुअल में है क्या, खाली जगह। क्या है? और खाली जगह को बोलते हैं भैया स्पेस। क्या बोलते हैं? एक्चुअल में ये जगह क्या है, स्पेस। आया कि नहीं आया? और ये बीच की जगह क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, क्या है? अब तुम बताओ कि इसमें से ये लोग कहां कहां पाए जाते हैं, ये लोग कहां कहां पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं दो तरह के लोग, जिनको बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? यानी कि अब सोचो कि 7 किलोमीटर के एरिया में एक छोटी सी क्रिकेट बॉल है, उस क्रिकेट बॉल के अंदर रहता कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आया कि नहीं आया? और इस पूरे खाली स्पेस में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है, कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है? हमने बताया था इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा, माइनस। कैसा होता है? और पॉजिट्रॉन कैसा होता है, प्लस। लेकिन पॉजिट्रॉन को छोड़ दो, क्योंकि तुमको आगे जब कहानी पढ़ोगे तो पॉजिट्रॉन मर जाता है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिंदा रहता है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन मर जाता तो कौन जिंदा रहता, ये तुम आगे पढ़ोगे, इसी क्लास में पढ़ोगे मगर आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। यानी कि एक मर जाता है बेचारा। ठीक, आया कि नहीं आया? चलो ध्यान दिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, स्पेस में। कहाँ रहता है? और यहां पर ये क्या करता है, अपनी ऑर्बिट में क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक, ये जो मैंने शब्द बोला, ये जो मैंने वर्ड बोला, ये गलत है। क्या है? अपनी ऑर्बिट में तो रहता है, लेकिन एक्चुअल में रहता कैसे हमको नहीं पता। रहता है कैसे अभी तक हमको पता नहीं है। बहुत साइंटिस्ट बोलते हैं क्लाउड के रूप में रहता है। जैसे मान लो पंखा देखो, क्या देखो, इस पंखे में अगर मैं तुमसे पूछूं इस पंखे में कितनी मतलब वो होती हैं, फैन कितने होते हैं उसकी, मतलब पंखी कितनी होती है, 3। लेकिन जब पंखा नाचता है तो तुम कहाँ बताओ पंखा कहाँ पे है? वो जो फैन है, फैन के जो पर होते हैं, जब पर नाचते हैं, जैसे मान लो छोड़ो, हमने ये ले लिया, ठीक, क्या ले लिया, ये ईयरफोन ले लिया। क्या ले लिया? अब इस ईयरफोन को ऐसे नचाना चालू कर दे, क्या कर दे? तो नाच कहाँ से रहा है, सेंटर से। नाच कहाँ रहा है? लेकिन ये पूरा का पूरा नाच रहा है ना, है नाच रहा है, दिखाई दे रहा है। ये पूरी की पूरी जगह क्या है, स्पेस। क्या है? इस स्पेस में नाचता कौन है? यहाँ हाथ लगा सकते हो, फंस गया ना, फंसा नहीं फंसा? यानी कि वो क्या है, स्पेस। क्या है? जैसे मोटा मोटा वो अपना वो दो हाइलाइटर, जैसे ये हाइलाइटर है, ठीक, ये एक्चुअल में है क्या, मैटर। क्या है? किससे मिलके बना हुआ है, किससे मिलके बना है, एटम। और इस एटम में अगर मैं तुमसे पूछूं कि न्यूक्लियस कहाँ है, तो न्यूक्लियस क्या है, एक छोटी सी बॉल। और यानी कि इसको मैं अगर पकड़ पा रहा हूं तो किसकी वजह से पकड़ पा रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन एरिया ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन। तो फिर से हम आते हैं शुरुआत में, जब मैंने तुमसे बोला था कि ये दुनिया किससे मिलके बनी हुई है भैया, मैटर से। किससे मिलके? और मैटर के अंदर दो चीजें होती है, मास, क्या होती है, और क्या होता है, आया कि नहीं आया? तो ये मास कहां से आ रहा है, न्यूक्लियस से। कहां से आ रहा है? और स्पेस कहां से आ रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है। ये 7 किलोमीटर का एरिया, नहीं समझे? अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका जो भी वेट है ये किसकी वजह से है, अरे बेवकूफ, किसकी वजह से है, न्यूक्लियस की वजह से। किसकी वजह से है? अगर इसमें से हम न्यूक्लियस को निकाल लें, क्या कर दें, बहुत ध्यान से समझना, मैं तुमको बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब तुम अभी आगे एटम की डिस्कवरी पढ़ोगे तो तुमको अर्नेस्ट रदरफोर्ड पढ़ाए जाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक्चुअल में न्यूक्लियस ही लिया था। क्या लिया था? ये जानने के लिए कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक, अभी हम उसमें जाएंगे नहीं, कंफ्यूज जाओगे। एक्चुअल में ये एटम दिख रहा है, इस एटम में मैंने बोला कि जो न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस क्या डिसाइड करता है, मास। क्या डिसाइड करता है? कैसे पता? पता ही नहीं तुमको, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि चीजों को बहुत जल्दी पहले समझो, पहले थोड़ा सा पहले समझ लियो, हम जान रहे हैं।
लेकिन थोड़ा सा भी नहीं समझे। अभी तक इस कहानी को यही रोक देते हैं, फिर से आते हैं किस पे, न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और। तो देखो पहली बार एनर्जी से क्या बना था, क्वार्क। क्वार्क क्या था, पार्टिकल, क्या था, कण। तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ, और उसी कणों से मिलकर क्या बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और। मगर इलेक्ट्रॉन कब बना, जब तुम्हारा अप और डाउन वाला क्वार्क इंटरचेंज हुआ तब इलेक्ट्रॉन बना, और बाकी जब तुमने 3 क्वार्क जोड़े तब जाके क्या बना, प्रोटॉन। तो सुनो, 3 क्वार्क जोड़े तो क्या बना, न्यूट्रॉन और। तो न्यूट्रॉन का जो वजन होता है क्या होता है, 6.25 होता है, 6.27, और इसका क्या होता है 6.27, ठीक है ना। इसके आगे अगर 5 लगा दो, क्या लगा दो, 5, क्या लगा दो, 5 इंटू 10 टू पावर क्या है, -27, इंटू 10 टू कितना रहता है, 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 kg, क्या है, बहुत दिमाग मत लगाओ, ठीक है, सुनो बस खाली। अब देखो ध्यान दो, इसमें सबसे ज्यादा वजन किसका है, देखो माइनस में जो सबसे कम संख्या लिखी होती है वही ज्यादा होती है, क्या होती है, तो इसमें -27, -27, -30, तो -27 दोनों में है कि नहीं, और सबसे कम किस में है, मतलब सबसे कम किस में, -31 में, आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे लिखा है लास्ट में 275, क्या लिखा है, अब जो भी होता होगा, मुझको अभी याद दिया रहा, भूल गया मैं भी। तो यहाँ पे मान लो कितना लिखा है, 27। इन दोनों में भारी कौन है, इन दोनों में भारी कौन है, न्यूट्रॉन, क्या भारी है, और प्रोटॉन क्या है, हल्का सा हल्का, मतलब एकदम माइन्यूट, लगभग दोनों क्या है, बराबर, दोनों क्या है, और ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, लाइट है, ये क्या है, बहुत ज्यादा। यानी कि अगर तुमसे हम पूछे एक सवाल कि इस एटम में पाए जाने वाले तीनों पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में सबसे हल्का कौन होता है, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे, सबसे भारी कौन सा होता है, न्यूट्रॉन, सबसे भारी कौन होता है, क्या, तेज से बोलो, और उसके बाद कौन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो वजन है लगभग क्या होता है, बराबर, पॉइंट में, किसमें, तो इसलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है, बराबर, क्या है, सबसे हैवियर पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन और सबसे हल्का कौन है। अगर हम न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, न्यूट्रॉन, अगर हम एक पल्ले में क्या रख दें, न्यूट्रॉन, और एक पल्ले में क्या रख दें, इलेक्ट्रॉन, तो हमको 1839 क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए। अगर हम एक प्रोटॉन रख दें, क्या रख दें, अगर हम एक प्रोटॉन रख दें तो हमें कितना चाहिए, 1836 इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आया, आया। अब इस एटम में जो न्यूक्लियस है, हमने तुमको बोला इसमें क्या रहता है, पी और एन, और पी और एन का वजन जो है तो सबसे ज्यादा वजन है, तो न्यूक्लियस एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियस रखता क्या है, एटॉमिक मास, क्या रखता है, क्या रखता है, एटॉमिक। आया कि नहीं आया। तो यानी एटॉमिक मास किस चीज पर डिसाइड होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पे, किस पे होता है, और प्रोटॉन का मास यहां लिखा है, न्यूट्रॉन का मास यहां लिखा है, और जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है इसका मास कितना है, ये यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत क्या होता है, हल्का, क्या होता है, बहुत हल्का। आया कि नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन के मास की गणना हम करते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है, इतना हल्का है, इतना हल्का है कि उसका हम कैलकुलेशन करते ही नहीं है, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है। अगर हमें जरूरत है तो किसकी है, एटॉमिक मास की, किसकी जरूरत है, और एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास, जैसे मान लो एक मोटा आदमी, एक पतला आदमी आंधी में खड़ा हो तो पहले कौन उड़ेगा, यानी कि कुछ तो मतलब है मास का, है कि नहीं। यानी कि मास उस एटम को क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी, क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी भी ना क्या क्या समझो कि उसकी एक क्या प्रोवाइड करता है, उसको एक वजन प्रोवाइड करता है, वजन, कौन सा डेंसर है और कौन सा लाइटर है, कौन सा डेंसर है और कौन सा। कोई दिक्कत आया। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बेटा एटम किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे मिलकर बना हुआ है। अगर तुमसे पूछे कि इस एटम में पाए जाने वाला सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा है, तो क्या बोलोगे, अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे भारी पार्टिकल कौन सा है, तो क्या बोलोगे। अगर तुमसे पूछे कि न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, तो क्या बोलोगे, प्रोटॉन और। अगर तुमसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस का जो मास है वो किस पे डिपेंड रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पे, बोलोगे बोलोगे। कोई दिक्कत, कितना आ गया।
दूसरी चीज तुम क्या जानने की कोशिश करो कि आखिर में जो एटम है ये क्या है, इस एटम की पहचान क्या है। इस एटम की पहचान का मतलब होता है आइडेंटिटी। क्या होता है, क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ आइडेंटिटी। देखो ध्यान देना, आइडेंटिटी का मतलब होता है जो बदली ना जा सके, जो बदली आइडेंटिटी क्या मतलब होता है, तुम्हारी पहचान क्या है। तुम अपने माता पिता की संतान हो कि नहीं हो। अगर तुमसे कोई कह दे नहीं तुम अपने माता पिता के संतान नहीं, तुम पड़ोसी की संतान हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि हमारी पहचान हमारे क्या है, माता। तो इस एटम की अगर कोई पहचान है तो क्या है, जिसको बदला। देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम, और न्यूट्रॉन को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज। क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हैं, और इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट है 118 उसमें हम इलेक्ट्रॉन को भी चेंज कर सकते हैं, और लेकिन प्रोटॉन को चेंज। इसीलिए प्रोटॉन उस एटम की क्या है, आइडेंटिटी। क्या है, समझे कि नहीं समझे। प्रोटॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रोटॉन बहुत, तो प्रोटॉन उस एटम की क्या है, आइडेंटिटी। यानी कि हम किसी भी एलिमेंट में अगर हमने प्रोटॉन की संख्या को चेंज कर दिया तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। बहुत ध्यान समझना, पूरे के पूरे एटम में सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी के लिए कौन है, प्रोटॉन। क्या है, अगर तुमने प्रोटॉन की संख्या को चेंज कर दिया तो पूरा का पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, चेंज। अब तुमको हमने बोला था अभी कि कुल मिला के कितने एटम है इस दुनिया में, 118 टाइप्स के। और टाइप्स मतलब 118 टाइप से क्या एलिमेंट है कि नहीं। व्हाट इज द मीन ऑफ 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मतलब क्या हुआ। अगर मान लो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंचेंगे, 118 नंबर पहुंचेंगे। तो अगर हम कैसे जानेंगे कि 3 नंबर का एलिमेंट है, कैसे जानेंगे कि 50 नंबर का एलिमेंट है, कैसे जानेंगे 118 नंबर का एलिमेंट है, कैसे जानेंगे, प्रोटॉन के नंबर पे। किस बनेंगे, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला कि इस पूरे के पूरे एटम में तुम इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हो, तुम न्यूट्रॉन को, लेकिन तुम प्रोटॉन को चेंज, अगर प्रोटॉन को चेंज किए तो क्या होगा, एलिमेंट। प्रोटॉन नंबर चेंज मतलब एलिमेंट चेंज। इसीलिए बेटा प्रोटॉन के नंबर को, किसको, प्रोटॉन के नंबर का मतलब कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या उस एटम का एलिमेंट नंबर डिसाइड करती है, और उसी को बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, आया कि नहीं है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी टाइप्स के एलिमेंट हैं उनके न्यूक्लियस में जो संख्या प्रोटॉन की होगी वही उसका क्या होगी, एलिमेंट। अगर मान लो हमने बोला कि एलिमेंट नंबर 3 के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, क्या बोलोगे, कितने होंगे, 118 वाले में कितने होंगे, 100। इस एलिमेंट में तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो लेकिन प्रोटॉन को चेंज, आया कि नहीं आया। तो प्रोटॉन क्या हो गया, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड। क्या हो गया, यानी अगर तुम मान लो किसी भी एलिमेंट में से अगर मान लो तुमने 2 प्रोटॉन निकाल लिया तो क्या होगा। अगर मान लो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर मान लो किसी भी एलिमेंट का नंबर कितना है, 50। कितना है, 50। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे। अगर मान लो मैं इस प्रोटॉन में से 2 प्रोटॉन खींच लूं तो ये एलिमेंट नंबर कौन सा हो जाएगा, 40। क्या हो जाएगा, 40। आया कि नहीं आया। अगर मान लो यहां से 2 प्रोटॉन हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये 40 आया। यानी कि प्रोटॉन बढ़ा तो एलिमेंट नंबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला। क्या हो जाएगा, जैसे मान लो पहले प्रोटॉन का नंबर, जैसे मान लो एक मोटा मोटा छोड़ जान दो, आया नहीं आया इतना, लेकिन बोल नहीं रहे हो। अगर ये लेवल रहेगा तो आएगा नहीं, क्योंकि इससे अच्छा तुमको कोई पढ़ाएगा नहीं। तुम कितने भी वीडियो यूट्यूब पे देखोगे, ऑनलाइन क्लास में देखोगे, तुमको ये बेसिक्स नहीं बताएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा, हम कहीं अलग से नहीं बता रहे कि हम जो है चले गए थे मंगल ग्रह पे, वहां से किताब लेकर आए हैं, लेकिन समझने के लिए समझो, ठीक है। और बोलना सीखो,
बोलते नहीं हो। कॉन्फिडेंस रहेगा तभी बोल पाओगे, कॉन्फिडेंस रहेगा तो नहीं बोल पाओगे। तो पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी, पढ़ने के बाद जो हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं उस कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस हिला, मान लो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब तुमको लग रहा है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारे पास होने और ना होने का कोई चांस नहीं है, जो होना है वो होगा, ऐसा है नहीं? आया समझ गए प्रोटॉन? अब दूसरी चीज समझिए, दूसरी चीज यानी कि आइडेंटिटी कौन डिसाइड करता है बेटा? प्रोटॉन। कौन डिसाइड करता है? अब दूसरी चीज एक आती है इलेक्ट्रॉन। क्या आती है? इलेक्ट्रॉन। क्या आती है? देखो ध्यान दो, किसी भी एटम में, किसी भी एटम एक्चुअल में ना दो टाइप का होता है। एटम एक्चुअल में एक होता है एटम जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? और एक एटम को हम बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? व्हाट इज क्या लिखे हैं? न्यूट्रॉन लिख दिए। यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल। क्या है? और एक क्या है? आयन। एक क्या है? कोई दिक्कत? एटम दो टाइप के हैं, एक क्या है और एक क्या है? न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? थोड़ी देर आयन भूल जाओ, थोड़ी देर आयन भूल जाओ। यहाँ पे क्या है? एटम क्या है? न्यूट्रल। एटम क्या है? अगर एटम न्यूट्रल है, क्या है? अगर एटम, तो एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बराबर। क्या होगी? क्या होगी? अब ये न्यूट्रल वर्ड कहां से आया? ये न्यूट्रल वर्ड यहां से आया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? और निगेटिव को अगर कोई न्यूट्रल कर सकता है तो कौन कर सकता है? निगेटिव का जो अल्टरनेट चार्ज है। क्या है? अल्टरनेट नहीं, निगेटिव का जो डिफरेंस चार्ज है, डिफरेंस चार्ज। तो यहाँ पे एक और चीज जान लो कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर क्या होते हैं? चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? माइनस। और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज। आया कि नहीं आया? तो एटम क्या होता है? न्यूट्रल कब होगा? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बराबर। क्या होगी? अगर तुमसे कोई कहे, कोई तुमसे कहे, बताना, अगर तुम एक बार में बता ले गए तो मैं जान जाऊंगा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर तुमसे कोई कहे 50 नंबर का एलिमेंट, क्या बोले? जैसे उसने बोला 50 नंबर का एलिमेंट, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? कि न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन है। कितने हैं? अगर मैं बोलूं कि 50 नंबर का एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास 50 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? शाबाश। क्या है उसके पास? तू ना बोल पाता। चलो क्या है उसके पास? क्या है? 50। आया? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी तो क्या होगा? वो एटम क्या होगा? न्यूट्रल। अगर मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए, कहीं अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन, तो अब बताओ कि प्रोटॉन ज्यादा होगा एटम में कि इलेक्ट्रॉन? कौन ज्यादा होगा? नहीं समझे? अगर एक एटम 50 नंबर का है वो न्यूट्रल है, इसका मतलब 50 प्रोटॉन और 50। अरे यार पढ़ावत मर गए, रट रहे हो ना, भगा दूंगा। क्या है? किसी भी एटम में, मैंने बोला 50 नंबर का क्या है? एटम। उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 50। क्या होंगे? अभी न्यूट्रॉन की बात ही मत करो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं न्यूट्रॉन की, ठीक है ना? न्यूट्रॉन की बात, हमने तुमसे बोला कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन कैसा होता है? अगर 50 नंबर का एलिमेंट क्या है तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर कितना होगा? अगर मैंने बोला एटम न्यूट्रल है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसके पास 50 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो मैंने कहा कि 50 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भाग गया, वो कहीं एक इलेक्ट्रॉन कहीं भाग गया, तो अब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? तो प्रोटॉन है क्या? पॉजिटिव। तो यानी कि वो एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वो एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन भागा, तो वो क्या हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन आया, अगर मान लो कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें चला आया, तो इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो जाएंगे? ज्यादा। किससे? प्रोटॉन से। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आया कि नहीं आया? है? तो इसी बेटा पॉजिटिव और निगेटिव को बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? अगर मैं तुमसे बोलूं, चलो तुमसे,
अगर मैं तुमसे बोलूं 50 नंबर का एटम निगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? एक निगेटिव है। 50 नंबर का एटम एक निगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भाग गया कि आया? आया। क्या आया? ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हें कोई क्लास नहीं ले रहा हूं, क्लास तो मैं अगली बार लूंगा, लेकिन पहले समझो तो। अगर मान लो किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो जाएगा वो? यानी कि जब भी कोई एटम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैसा हो जाएगा? और देगा तो क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जब आएगा तो उसमें प्रोटॉन की संख्या के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? कम। इसी को बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन गया तो आगे पढ़ोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या पढ़ोगे? लेकिन मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? समझे? आया कि नहीं आया? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आया, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो मैं क्या हो जाऊंगा? नेगेटिव। यानी कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा वो क्या हो जाएगा? और जो देगा वो क्या हो जाएगा? आया कि नहीं आया? ठीक। यानी कि इलेक्ट्रॉन से डिसाइड क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन से ये डिसाइड हुआ कि वो एटम कर क्या रहा है। वो किसी से एटम ले रहा है और किसी से एटम। तुम्हारे घर में अगर कोई चीज खत्म हो जाए तो किससे मांगते हो? पड़ोसी से। मांगते हो? अगर पड़ोसी से रिलेशन रहेगा तभी तो मांगोगे। अगर पड़ोसी से तुम्हारी लड़ाई है तो मांगोगे? हैं? तो यानी कि तुम्हारे गांव में अगर मान लो 118 घर है, कितने घर हैं तुम्हारे गांव में? कितने घर हैं? एलिमेंट मतलब घर, एलिमेंट मतलब। तो अब कौन सा घर किस घर से खाना मांगेगा? मान लो किसी घर में कोई चीज कमी हो जाए तो तुम किसको याद करोगे? किसको याद करोगे? जिसको, जो तुम्हारा पड़ोसी होगा, जो तुम्हारा भाई 118 तुम्हारे अपने तो नहीं है ना, जो तुम्हारे 118 एक गांव है, उस गांव में 118 क्या है? घर है कि नहीं? उस घर में तुम्हारा भी एक घर है, तुम्हारा भी एक नंबर है। अगर तुम्हारे घर में अगर हम प्रोटॉन को चेंज कर देंगे, तुम्हारे घर का नंबर क्या हो जाएगा? आएगा नहीं आया? आइडेंटिटी इसको छोड़ दो, अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसी बात कर रहे हैं? हम एटम को समझ रहे हैं, एटम है क्या। अगर मान लो किसी भी 118 गांव के घर में अगर एक घर दूसरे घर से अगर संबंध रखता है तो उन लोगों के बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा कि नहीं होगा? कभी तुम मेरे सुख में काम आए होगे तो मैं तुम्हारे दुख में भी काम आऊंगा। आया कि नहीं आया? है? तो उसी तरह 118 घर में हर एटम सबसे संबंध नहीं बना पाएगा ना, लेकिन कुछ से बनाएगा। किसी से बहुत तगड़ा संबंध होगा, किसी से थोड़ा बहुत संबंध होगा, किसी से शेयरिंग होगी। जैसे मान लो तुम्हारे घर गए और तुमसे हमने कोई चीज मांगी तो तुमसे हमने कहा भैया हमको 500 रुपए दे दो, तो कहोगे 500 नहीं यार लो 1000 रुपए लो। इसका मतलब है कि हमारा तुम्हारी बॉन्डिंग कैसी है? अच्छी। अगर हमने कहा 500 रुपए तो तुम कहोगे नहीं यार 500 तो नहीं, मैं तुमको 100 रुपए दे सकता हूँ। और अगर एक घर में जाओ कहोगे 500 रुपए, अच्छा अब बाबा हमारे लगे मांगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, मैं तुमको लात दूंगा, है नहीं है, तुमको भगा दूंगा। तो इसका मतलब है, समझे मुझे? यही एक्चुअल में केमिस्ट्री है। क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? जैसे प्रोटॉन किसी एटम की आइडेंटिटी है, वैसे बेटा इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एटम और एटम के बीच का रिलेशन कैसा है। एटम और एटम के बीच का ये हमेशा किस पे डिपेंड होगा? इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और इलेक्ट्रॉन, लेकिन जाएगा वहीं जो उसके मनपसंद की जगह होगी, हर जगह नहीं। जहां ज्यादा जाएगा वहां बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। यानी कि इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करेगा एटम एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आगे जाके पढ़ोगे कि कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है कि आयोनिक बॉन्ड है, ये सब पढ़ोगे। बॉन्ड यानी कि हमारा तुम्हारा संबंध कैसा है, यानी कि बिहेवियर। क्या है? बिहेवियर। आया? ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? दूसरी चीज क्या है? हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसको प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन एक घर से दूसरे घर में संबंध बनाए। क्या बनाएगा? तो यानी कि देखो, जब तक एटम एक दूसरे एटम से मिलेगा नहीं तब तक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक घर से दूसरे घर, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जो संबंध बनाता है, उसी कारण से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। क्या बनता है? और जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मैटर। क्या बनता है? समझे नहीं समझे? ठीक। आ गया, प्रोटॉन भी आ गया, और अब आ गया किस पे? न्यूट्रॉन। क्या पे आ गए? अब न्यूट्रॉन की आवश्यकता क्यों पड़ी? न्यूट्रॉन की, देखो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है कि नहीं है? देखो
एक्चुअल में जो हमारा मास है ना, हमारा जो मास है वो एकदम कंसंट्रेटेड है। क्या है? यानी कि 7 किलोमीटर के एरिया में अगर एक छोटी सी बॉल रखी है बेटा, और तुमको हम बोल दे जाके वो बॉल ढूंढ लो, तो तुम बॉल ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस है। कितना ढूंढोगे, है कि नहीं? समझे? और इस छोटी सी जगह में रह कौन रहे हैं? दो लोग। कौन रह रहे हैं बताए थे? एक प्रोटॉन और एक। प्रोटॉन का चार्ज क्या था बेटा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था? एक्चुअल में एटम को रखने के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत थी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जैसे देखो, कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट से बताए थे ना, कूलाम नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं। क्या करते हैं? सेम चार्ज क्या करते हैं बेटा? रिपल्स। क्या करते हैं? यानी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन। क्या करेंगे? लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्शन। तो जब तुमको हम क्वार्क पढ़ा रहे थे और जब तुमको हम इलेक्ट्रॉन बता रहे थे, तो जब अप और डाउन क्या होता है? आपस में इंटरचेंज होता था, तो क्या बनता था? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। क्या बनता? हमने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में अगर मिल गए तो क्या हो जाएंगे? एनलेट। क्या हो जाएंगे? एनलेट मतलब दब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? है कि नहीं है? यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव आपस में अगर मिल गए तो क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी आपस में मिलकर दब जाना चाहिए था। अगर मान लो, अगर हम यहां से न्यूट्रॉन को हटा दें, क्या कर दें, तो ये प्रोटॉन जो है कहां भाग जाएगा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन गिरता क्यों नहीं है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन गिरता क्यों नहीं है? जैसे मान लो हम ये हमारी बनियाई ने फट गई थी तो इसको हम लोगों ने पोछा बना लिया, ठीक है। अगर हम इस बनियाइन को ऐसे ऐसे क्या करें? नचाएं। क्या करें? ऐसे ऐसे, और नचाने और छोड़ दें, तो कहाँ जाएगी ये? हमसे दूर जाएगी, पास जाएगी? तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाच रहा है और इलेक्ट्रॉन अगर छूटने को पा जाए तो कहाँ जाएगा? बाहर। जाए नहीं जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इस एटम से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि नाच रहा है ना, क्योंकि क्या कर रहा है? तो और ये प्रोटॉन इसको खींच रहा है। प्रोटॉन कर रहा है, तो एक खींच रहा है, यानी कि अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि निगेटिव मतलब अलग अलग चार्ज है, और एक फोर्स इसको क्या कर रही है? रिपेल कर रही है, बाहर की तरफ जा रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसमें गिरता, लेकिन प्रोटॉन को अगर हटा दिए तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। आएगा नहीं है? तो हमने बताया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर बराबर होंगे तो ये एटम कैसा होगा? न्यूट्रल। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा तो निगेटिव, कम हो गई तो पॉजिटिव। यही तो है। तो अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इस छोटी सी जगह में, इस छोटी सी जगह में हमें क्या रखना है? प्रोटॉन को रखना है। क्या रखना है? और प्रोटॉन का चार्ज कैसा है बेटा? प्लस। कैसा है? तो अगर मान लो इस एटम में अगर हम प्रोटॉन को रखेंगे आपस में, तो ये क्या करेंगे? रिपल। क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक कौन सी फोर्स लगेगी? रिपल्सिव फोर्स। क्या लगेगी? आया कि नहीं आया? और जब रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो एटम जो है वो न्यूक्लियस से बाहर भागने की कोशिश करेगा। नहीं करेगा? तो ये बाहर भागे ना, इसलिए हम यहाँ पे एक और फोर्स को डाल देते हैं। इसका नाम क्या है? एन। क्या नाम है? एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? और जो न्यूट्रॉन होता है बेटा, क्या होता है? न्यूट्रॉन के पास होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए ये क्या करता है? एक दूसरे को क्या करता है? बाइंड। क्या करता है? तो जिससे प्रोटॉन बाहर भागने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? खत्म। क्या होती है? आया कि नहीं आया? लाओ कपड़ा। समझे कि नहीं समझे? देखो, अगर मान लो अब इसको हम बना देते हैं क्या? न्यूक्लियस। यानी क्रिकेट की बॉल को हम क्या कर दिए? बड़ा। और क्रिकेट के स्टेडियम जहां पे टहल रहा था इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कर दिए? हम हटा दिए। मगर हमारा क्रिकेट का स्टेडियम कितने किलोमीटर का था? 7 किलोमीटर डायमीटर का। ठीक है ना? इसको इमेजिन करना। अब इसके अंदर कौन रह रहा है भैया? प्रोटॉन। कौन रह रहा है? कौन रह रहा है? अगर मान लो अगर एटम नंबर 1 है, क्या है? तो 1 होगा। अगर 2 है तो क्या होगा? 2 होगा। 3 है तो कितना होगा? 3 होगा। 4 है तो कितना होगा? 4, 5, ऐसे करके 118 तक हो सकते हैं। हो सकते होता है। अब इनको बांधने के लिए देखो, अगर मान लो इनके बीच
अगर मान लो क्या है, एक प्रोटॉन है, क्या है, तो इसकी कोई लड़ाई, कोई रिपल्शन। अगर मान लो एटम नंबर जो 1 होगा उसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन, क्या होगा, और एटम नंबर जो 2 होगा इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन। ये आपस में एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, नहीं करेंगे, हैं? तो इसमें क्या जनरेट होगी, रिपल्शन फोर्स। क्या होगी, रिपल्शन फोर्स। क्या होगी, और इन रिपल्शन फोर्स को न्यूट्रल कौन करेगा, कौन करेगा, न्यूट्रॉन। क्या करेगा, न्यूट्रॉन इसको पकड़ लेगा और न्यूट्रॉन इसको पकड़ लेगा। और इन न्यूट्रॉन के पास कौन सी फोर्स होती है बेटा, क्या होती है, हाँ, इसीलिए बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होती है। अच्छा मान लो अगर ये एट क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, अगर हमारा न्यूक्लियस की 2 कंडीशन है, क्या है, 2 कंडीशन, या तो होगा स्टेबल, या तो होगा, और या तो होगा अनस्टेबल। क्या होगा, आया कि नहीं आया। अगर मान लो ये स्टेबल है, क्या है, अगर ये बेटा क्या है, स्टेबल है, तो इसमें जो रिपल्शन फोर्स हो, क्या होगी, रिपल्शन फोर्स, इसको बेटा कम होना, क्या होना चाहिए। और जो न्यूक्लियर फोर्स है, क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है, इसको क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्या होना चाहिए, तब स्टेबल होगा। हम जानबूझ के ना कभी कभी गलत लिख देते हैं, और चाहे जानबूझ के गलत लिखे, लेकिन जब फंस जाते हैं ना तो अपनी गलती तुम पे मढ़ देते हैं। एक्चुअल में अगर रिपल्शन फोर्स क्या होगी, ज्यादा, तो प्रोटॉन भाग जाएंगे। तो रिपल्शन फोर्स को क्या होना चाहिए, कम। क्या होना चाहिए। तो बोल क्यों नहीं पाते हो यार, एकदम पैरट की तरह बैठे रहते हो, रट्टू तोता की तरह। क्या है, अगर एटम स्टेबल हो तो रिपल्शन फोर्स क्या होनी चाहिए, बोलो यार, मर गए हो क्या। अरे इतना बोलोगे, इतना हम बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं। हम खाना नहीं खाए क्या, तुम खाए हो, तो हम तो नहीं खाए। तो रिपल्शन फोर्स क्या होनी चाहिए, कम, और न्यूक्लियर फोर्स क्या होनी चाहिए। और अनस्टेबल एटम में क्या होता है, रिपल्शन फोर्स क्या होती है, क्या होती है, और न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। रिपल्शन फोर्स किसके कारण होती है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के कारण। न्यूक्लियर फोर्स किसके कारण होती है, बोलो यार, किसके कारण होती है। यार हमारी एनर्जी अब डाउन हो रही है, और हमारी देखो एक्चुअल में क्या होता है कि एक कवि, एक जैसे एक कवि, और एक होता है जो स्पीच देता है, क्या होता है, और एक टीचर, इन तीनों को चाहिए क्या, इन तीनों को चाहिए क्या, जिससे इनकी एनर्जी बनी रहे। 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के दिन तुम लोग जब लड्डू खाने के लिए स्कूल में जाते होगे, तो वहां पे कई लोग आते होंगे, गणमान्य लोग, क्या होते होंगे, लेकिन एकदम बकलोल आदमी आता है वहां पे। क्या आता है, क्या आता है, यानी कि जो नेता होता है, अगल के बगल के होते हैं, कुर्ता पैजामा पहने चले आएंगे, पान वान खाए, तो स्कूल वाले ना उनको अपने भावकाल के लिए बुला लेते हैं। और जब आएंगे तो कहेंगे, अरे भैया गणमान्य व्यक्ति आइए, बच्चों को संदेश दीजिए। और जब वो जाएंगे गणमान्य व्यक्ति, तो वहां पे क्या देते हैं, स्पीच। 15 अगस्त के दिन में बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़कर समाज की सेवा करें, ये वो करें, ऐसे बोलते हैं। और तुम लोग खाना क्या रहता है, लड्डू है, और तुम लोग गलती से मजा लेने के चक्कर में क्या बजा देते हो, ताली। जैसे ताली बजाते हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है अपना स्पीच खत्म करके जाने वाला हो, लेकिन तुम जैसे ताली बजाते हो वो आधा घंटा और बोलता है, होता नहीं है। अगर कवि कोई कविता सुना रहा हो, कहोगे अरे बहुत बढ़िया कविता है, तो उसके अंदर जोश आता है, क्या आता है। वैसे टीचर भी होता है, जब टीचर पढ़ाता है और बच्चों के मुंह से आवाज निकलती है तो लगता है कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है। और जब तुम बोलोगे नहीं तो टीचर कहेगा इसका मतलब है कि समझ में नहीं आ रहा है, चलो जल्दी से निपटाया जाए, जल्दी से। और हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, चैप्टर को निपटा देंगे। और जब हम जल्दी से चैप्टर को निपटाने की कोशिश करेंगे तो तुम निपट जाओगे और तुम्हारा भविष्य निपट जाएगा। आया कि नहीं आया। तो अगर तुमको अपने आप को निपटने से बचाना हो तो क्या करोगे, बोलते रहो, क्लैपिंग, अरे सर क्या बता दिए, वाह, मैं तो आज तक समझा ही नहीं था, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमको आप बता दिए, इससे पहले तो कोई बताया नहीं। और सर हाँ, मेरी जिंदगी में ना आपसे अच्छा टीचर मैंने देखा ही नहीं, आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, हम क्या बताएं। आप जैसा टीचर अगर मैं पहले मिला होता तो मैं आज तो नासा में चला गया होता, ऐसा नहीं है, समझे, क्या समझे। एक हमारे टीचर थे, ठीक, अगर मान लो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत गुस्सा आएंगे। उनका नाम था गिरजा शंकर त्रिपाठी। क्या नाम था उनका,
तो जब वो पढ़ाते थे तो हम लोग भी ना औंघाते थे। ऐसा नहीं है कि तुम ये औंघा रहे हो, सब औंघाते थे। तो उस टाइम पे जब वो औंघाते थे हम लोग, तो बोलते थे हम चाहे जा बोली, हम चाहे जो बोली, और तुम बोलो का। ये होता है, जैसा तुमसे पूछे बताओ का, ऐसा होता है ना, होता नहीं? ए तुम बताओ का गुरुजी, ऐसा होता नहीं होता है? तो ये हम चाहे जो बोली तुम बोलो, मगर ये मत बोलो। आओ यहाँ पे। तो हमने बोला कि किसी न्यूक्लियस जो है उसके स्टेबल रहने की प्रोबेबिलिटी तब होगी जब उसकी रिपल्सिव फोर्स क्या हो बेटा, कम, और न्यूक्लियर फोर्स क्या हो, ज्यादा। और अनस्टेबल तब हो जाएगा जब रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाए, और न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाए। एक्चुअली में लास्ट में मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके आगे ही तुम्हारा मेन टॉपिक आने वाला है। जब तुम एनसीईआरटी की अपनी बुक पढ़ोगे तो पहला पैराग्राफ में तो इतिहास बताया हुआ है कि आज से 2000 साल पहले, 2600 साल पहले महर्षि कणाद हुए थे। उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि हमारा मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। उसके बाद फिर डेमोक्रिटस आए हैं ग्रीक में, उन्होंने भी यही चीज बताई। फिर डाल्टन आए, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। फिर जे थॉमसन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। उसके बाद आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या है, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। हम कहीं ये तो पढ़ा रहे हैं ना, ये भी एनसीईआरटी में ही है, तुम्हारा चैप्टर ही है, हम कहीं अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं। ये मत सोचो कि तुमको अलग से पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए थोड़ा डीप चला जाता हूं कभी कभी मैं, लेकिन ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जब तुम पढ़ोगे तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी की बुक में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें केवल 2 लाइनों में लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिव कंपाउंड, क्या लिखा है, कंपाउंड नहीं सॉरी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या लिखा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट रेडिएशन, इमिट इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। बस इतना ही लिखा है। उसके बाद फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड जब बताएंगे तुमको कि जब मैंने न्यूक्लियस की खोज करी तो मैंने अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया, और मैंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट जो है गोल्ड फॉइल की, गोल्ड की क्या ली उन्होंने, एक पतली सी परत ली, उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी। तो उन्होंने देखा कि 99% हिस्सा एटम का वो क्या था, स्पेस था। केवल मात्र जो है 0.00001% क्या था, न्यूक्लियस। क्योंकि 7 किलोमीटर की रेडियस, 7 किलोमीटर की, और उस रेडियस के बीच में एक छोटी सी बॉल। तो अगर पूरे क्षेत्रफल में उस रेडियस की बॉल का क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आएगा, 0.00001%। तो जो मैंने तुमको 7 किलोमीटर की डिफिनेशन बताई, ऐसा किताब में लिखा हुआ है, ऐसा किताब में, मगर उन्होंने लिखा है कि आप ये समझो कि क्रिकेट की एक मैदान में एक छोटा सा मोरंग का टुकड़ा पड़ा हो, उसी को हमने क्या कर दिया, 7 किलोमीटर के शहर में एक क्रिकेट की बॉल बना दी। आया कि नहीं आया? तो जब तुमको बताएगा कि अल्फा पार्टिकल इज लाइक अ हीलियम न्यूक्लियस, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। अब तुमको ये पता लगे कि न्यूक्लियस क्या होता है तो क्या जानोगे, न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट है, क्या है कि नहीं। तो कैसे समझोगे जब तक इसको नहीं समझोगे। आया? तो अब वहीं आने वाले हैं। तुमको समझाने का मतलब है, जैसे पिक्चर नहीं चालू होती है तो एक बूढ़ा आदमी कहानी सुनाता है, आज से 30 साल पहले डाकू भूरा सिंह की माँ को ठाकुरों ने मार दिया, और डाकू भूरा सिंह अपनी माँ का बदला लेने के लिए गैंग में शामिल हो गया है कि नहीं। समझे? वो पिक्चर देखो, पान सिंह तोमर में एक गाना है, तेरी अखियां दो नाली, तेरे नैना दो नाली, लगे राइफल का झटका 1000 तौबा। समझे? वो पान सिंह तोमर की कहानी सुनो। वो पहले कहाँ पे थे, मिलिट्री में थे, मगर उनको कुछ अन्याय हुआ। समझे? तो यानी कि तुमको कुछ पढ़ाने के लिए जब तक मैं कोई थीम नहीं बनाऊंगा तो तुम आगे जब समझो बोर हो जाओगे। और केमिस्ट्री से अगर बोर हो गए तो ना तुमको फिजिक्स आएगी ना तुमको बायोलॉजी आएगी। बायोलॉजी तो रट भी लोगे, मगर कहाँ रट पाऊंगा। आया? चलो, तुम्हारे चक्कर में हमारा 10 मिनट खराब हुआ है, 15-20 मिनट जितना लेक्चर दिए हैं। आया कि नहीं आया? तो अनस्टेबल कंपाउंड वो होगा जिसमें रिपल्सिव फोर्स क्या होगी, ज्यादा, और न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी, कम। अब रिपल्सिव फोर्स बनी क्यों? हमने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और प्रोटॉन सेम चार्ज के हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स। इस रिपल्शन को खत्म करने के लिए न्यूट्रॉन आया और अपनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से इसको क्या कर दिया, खत्म। क्या कर दिया? आया कि नहीं आया? अच्छा, मान लो क्या एक्चुअल में हाई है। हमने बताया कि इस दुनिया में कितने एटम पाए जाते हैं, यूनिवर्स में 100 कितने पाए थे, तो 1 से लेके जो 118 एटम पाए गए बेटा,
इस एटम में जो पहले नंबर का एटम था इसमें कितना प्रोटॉन होगा? एक। इसमें कितना प्रोटॉन होगा? 118। होगा नहीं होगा? तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या कम होगी, जिसमें प्रोटॉन की संख्या वो कैसा होगा? उसमें कम रिपल्शन हो, क्या होगा? और जिसमें एटम की संख्या, जिसमें मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? ज्यादा, उसमें रिपल्शन क्या होगा? यानी कि आप एलिमेंट के नंबर में, एलिमेंट के 1 से 118 की तरफ बढ़ोगे तो रिपल्शन फोर्स क्या होगी? बढ़ती जाएगी। रिपल्शन फोर्स क्या होगी? और जब रिपल्शन फोर्स बढ़ेगी तो तुम्हारा न्यूक्लियस स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? और जब अनस्टेबल होगा तो क्या होगा? तब होगा रेडियो एक्टिविटी। आया कि नहीं आया? कैसे समझोगे? क्या होगा? रेडियो। अब मैं तुमसे पूछूं रेडियो एक्टिव कब से स्टार्ट होगी? इस दुनिया में ये तो पता लग गया कि 118 एलिमेंट है। क्या है? 118 एलिमेंट है। और 118 एलिमेंट में एक से लेके जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, 2, 3, 4, 118 की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल एलिमेंट कौन सा होगा? 118 वाला। सबसे कम कौन सा होगा? मतलब पहले वाले। एक को छोड़ दो, एक अभी बताएंगे, उसको भी कंफ्यूजन दूर करेंगे। एक को छोड़ दो, यानी कि नीचे वाले क्या होंगे? स्टेबल। ऊपर वाले क्या होंगे? अनस्टेबल। होगा नहीं होगा? अगर तुम एक से कहां तक जाओ? 20 तक। कहां तक जाओ? 20 के बाद जाओ कहां तक? 82 तक। कहां तक जाओ? 82 पे तुमको मिलेगा लेड। क्या मिलेगा? जितने भी रिएक्टर होते हैं क्या होते हैं? उसमें लेड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि लेड का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? कितना है चलो? कितना है? ये तुम्हारा लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है। क्या है? लीस्ट स्टेबल का मतलब है कि जब तुम एटॉमिक नंबर में 1 से 20 मतलब 20 और 20 से 82 की तरफ बढ़ते जाओगे तो सबसे भारी न्यूक्लियस किसका मिलेगा? लेड का। और ये कैसा है? स्टेबल। ये कैसा है? और स्टेबल एलिमेंट, स्टेबल रेडियो एक्टिविटी नहीं प्रोड्यूस करेगा। रेडियो एक्टिविटी। लेकिन जैसे ही 82 के आगे जाओगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? क्रिएट। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? और 118 तक जाते जाते बेटा ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? रेडियो एक्टिव। क्या हो जाएंगे? और जब रेडियो एक्टिव होंगे तो क्या निकालेंगे? रेडिएशन। क्या निकालेंगे? और रेडिएशन में क्या निकलेगा? रेडिएशन में 3 चीजें निकलेंगी। क्या निकलेंगी? 3 चीजें। एक निकलेगा अल्फा पार्टिकल। क्या निकलेगा? एक निकलेगा बीटा पार्टिकल। क्या निकलेगा? और तुम्हारी गामा क्या है? एनर्जी। गामा क्या है? रेडिएशन। गामा क्या है? एनर्जी। गामा क्या है? आया कि नहीं आया? ये दोनों क्या है? पार्टिकल। ये दोनों क्या है? और ये तुम्हारा क्या है? वेव। क्या है? वेव। ये क्या है? एनर्जी हमेशा किस में रहेगी? वेव में। आया कि नहीं आया? अभी इसको नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे तो हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक, अभी हम लोग फिर से लौट के आते हैं किस पे? न्यूट्रॉन पे। किस पे आते हैं? तो न्यूट्रॉन एक्चुअल में करता क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन के रिपल्सिव फोर्स को कम करता है। क्या करता है? प्रोटॉन और प्रोटॉन के द्वारा पैदा किया रिपल्सिव फोर्स क्या करता है? कम करता है। लेकिन बेचारा कितना कम करेगा? कितना कम करेगा? अगर मान लो कम प्रोटॉन है तो कर देगा, लेकिन जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या करेगा? एक टाइम पे वो कर नहीं पाएगा। एक टाइम पे वो कर, और जब कर नहीं पाएगा तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। अगर ऐसा नहीं होता तो 118 की जगह 1,118 एलिमेंट होते। क्या होते? ये दुनिया बड़ी कॉम्प्लेक्स होती। क्या होती? और जो तुम केमिस्ट्री पढ़ते तो बोलते भैया 118 में ही तो हमारा जीवन खत्म हो जा रहा है। अगर 1,118 होते तो हो सकता है कि हमको पैदा होने से पहले ही गर्भ में ही जो है केमिस्ट्री पढ़ना चालू कर देते। आया कि नहीं आया? तो यूनिवर्स में 118 तक की लिमिट रखी गई। क्या रखी गई? क्यों लिमिट रखी गई? क्योंकि इसके पास क्या थी? रिपल्सिव फोर्स। अगर रिपल्सिव फोर्स ना होती तो हम कितने एटम बना लेते? लाखों, करोड़ों, अरबों, जैसे गैलेक्सीज, स्टार है। आया कि नहीं आया? आया? तो यानी कि समझ गए? तो यानी कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन एटम को क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी। क्या करता है? स्टेबिलिटी। ये हमारी बनियान दिख जाती है, कल डस्टर लेके आओ भैया। देखो, अगर हम 1 से 20 तक जाएंगे, कहां जाएंगे? तो 1 से 20 तक जाएंगे तो ये जितने भी एलिमेंट होंगे, क्या होंगे? जितने भी एलिमेंट, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग क्या होगी बेटा? बराबर। क्या होगी? अगर हम 20 से कहां जाएंगे? 82, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? कम। और इसके लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? न्यूट्रॉन। क्या बढ़ाना पड़ेगा? यानी कि आप 20 तक के एलिमेंट देखोगे तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे? लेकिन 20 के बाद जब जाओगे तो प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही रहेगी।
प्रोटॉन की संख्या चेंज तो होती नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के एवरेज में क्या हो जाएगी, बढ़ना। क्या हो जाएगी? और जब आप 82 तक जाओगे तब तक कोई दिक्कत नहीं, तब तक। लेकिन 82 के ऊपर जैसे आप जाओगे, 82 के, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या एक्सट्रीमली बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसको रिपल्सिव फोर्स कम करनी है। मगर इतनी बढ़ी हुई संख्या न्यूट्रॉन की, वो रिपल्सिव फोर्स को खत्म, और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, टूटना। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है टूटना। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, टूटना। आया कि नहीं आया? चलो कोई आ गया था थोड़ी देर के लिए, क्या आ गया, ऑब्स्टेकल। क्या आ गया? ऑब्स्टेकल। क्या आ गया? ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट। क्या हो गया? वर्ड भी जान दे रहा हूं। आया कि नहीं आया? तो हम लोग कहां पे थे कि जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए, तो हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो हमको उसको रोकने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। और 82 जो है क्या है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है जिसका इतना एटॉमिक नंबर है, जिसका इतना। मगर इस एटॉमिक नंबर के अगर आगे की तरफ जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगी कि अगर उसके अंदर हम न्यूट्रॉन को डाल भी देंगे तो वो एटम को स्टेबल कर नहीं पाएगा। और जब एटम को स्टेबल नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी। क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी होगी तो क्या निकलेगा, रेडिएशन। तो हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट क्लास होगी, वो हम लोग रेडियो एक्टिव से स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे? ठीक। तो यानी कि अब हमारे पास जो है बेटा क्या आ गया, एटम। क्या आ गया? एटम आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ, हमको एक और क्वेश्चन बताओ, ठीक। अगर तुम्हारे संदीप सर तुमको नहीं पढ़ाए होंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट बने कैसे, ये सारे के सारे एलिमेंट बने कैसे? देखो ध्यान दो, अब हमको एक चीज समझ में आ गई एटम के बारे में शॉर्ट रूप में, ठीक। एटम का न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। क्या होता है? इसका डायमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। क्या होता है? अगर इसकी यहां से यहां तक दूरी नापे तो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर। अगर इसको हम विजिबल रूप में ले तो वही 7 किलोमीटर का रेडियस आएगा और बीच में क्रिकेट बॉल आएगी। आया कि नहीं आया? उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का काम क्या होता है? प्रोटॉन का काम क्या होता है? प्रोटॉन का काम होता है आइडेंटिटी। क्या होता है? ऐसे समझ लेते हैं ना, पहले थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। तो मिला के इसमें क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। कहाँ पाए जाते हैं? और प्रोटॉन का काम क्या होता है? आइडेंटिटी। क्योंकि हम प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को चेंज कर भी देंगे तो एटम पे कोई फर्क, कोई दिक्कत। और हम किसको चेंज नहीं कर सकते? प्रोटॉन को। किसको चेंज कर सकते हैं? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए प्रोटॉन को क्या बना दिया गया? एटम की आइडेंटिटी। आया कि नहीं आया? इस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे वो उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। आया कि नहीं आया? और तुमको पता है कि इस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का। किसका होता है? ठीक है, इस बताओ इसमें सबसे ज्यादा मास किसका होता है? किसका होता है? उसके बाद किसका होता है? लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, लगभग क्या होते हैं? बराबर। और ये दोनों पाए कहां जाते हैं? तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस क्या डिफाइन करता है? एटॉमिक मास। क्या करता है? आया कि नहीं आया? दो चीजें समझ में आ गई, एटॉमिक नंबर आया और एटॉमिक मास। क्या समझ में आया? एटॉमिक नंबर क्या होता है? चलो, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एलिमेंट में क्या होगा? प्रोटॉन का नंबर। आया कि नहीं आया? एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन का मास और इसका न्यूट्रॉन का मास। आया कि नहीं आया? अच्छा मान लो एक कंपाउंड है, एक क्या है? अरे यार बार बार मेरे मुंह से केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते कंपाउंड निकलता है। क्या है? एक एलिमेंट है। क्या है? एक क्या है? एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में जो ऊपर की तरफ लिखते हैं, ऊपर की तरफ हमेशा क्या लिखते हैं बेटा? मास। क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। और नीचे की तरफ क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं? अगर मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया C, मतलब होता है कार्बन। C मतलब क्या होता है? अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 6, क्या लिख दिया? और ऊपर लिख दिया 12, ऊपर क्या लिख दिया? तो 6 का मतलब क्या हुआ? 6 का मतलब, हाँ शाबाश, यही बोलो, प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर तो बाद में बोलो, पहले क्या बोलो? प्रोटॉन नंबर। क्या है? और प्रोटॉन नंबर क्या डिसाइड करता है? एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने? 6। तो 12 में से 6 घटा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। आया कि नहीं आया? हाँ। और ये तुम्हारा क्या डिसाइड करता है? एटॉमिक। इस दुनिया में 2 तरह के कार्बन पाए जाते हैं, 2 तरह के, दोनों का
अगर कार्बन लिखूंगा तो यहाँ पे हमको 6 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आया कि नहीं आया? एक होता है 12 और एक होता है 14, एक होता है 12 और एक होता है, यानी कि इस धरती पे, इस धरती पे ही ना गए हो मंगल में, मंगल पर भी गए नहीं हम, हमारा रोवर गया है तो कोई दिक्कतें नहीं है, अभी ढूंढेगा तो पता लगेगा। इस धरती पे 2 तरह के कार्बन पाए जाते हैं, कहते हैं। अब 2 तरह के हो 3 तरीके के, तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 तरह के कार्बन पाए जाते हैं, दोनों का क्या सेम है? बोलो भाई, तेज से बोलो। एटॉमिक, लेकिन दोनों का क्या डिफरेंस है? एटॉमिक। अगर एटॉमिक मास डिफरेंस है तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, आओ, आओगे इधर, आओ इधर आओ। हमने क्या बोला? ये देखो, हमने कहा कि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, यानी प्रोटॉन का नंबर क्या है, और एटॉमिक मास किससे मिलके बनता है? तेज से बोलो। बोला क्या सन पाता था मर में ना, प्रोटॉन और, आया कि नहीं आया? तो अगर मान लो इसका प्रोटॉन नंबर, ये क्या है? प्रोटॉन नंबर, ये क्या है? और ये 12 जो है P प्लस क्या है? N है। ये क्या है? P प्लस क्या है? N है कि नहीं? तो अगर दोनों का प्रोटॉन नंबर क्या है? सेम, तो यहां पर प्रोटॉन तो क्या होगा? सेम। तो 6 में 12 में से कितना, जो 6 में कितना, 12 हो जाए, 6 तो जोड़ोगे, मगर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तो 6 ही है, तो यहाँ तुम्हें कितना जोड़ना पड़ेगा? 8। क्या जोड़ना पड़ेगा? 8। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आया? 6, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आया? 8। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? न्यूट्रॉन का। और बताते आ रहे हैं कि प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते। किसको चेंज कर सकते हो? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? न्यूट्रॉन चेंज होने से इन दोनों एलिमेंट में क्या डिफरेंस आया? दोनों का एटॉमिक मास क्या हो गया? बैठिए, कुर्सी लीजिए, आप मंत्री है हमारी सभा के, आप जो है क्या है? शिक्षा मंत्री। अगर आपको आ गया, इसका मतलब है कि इस दुनिया के सारे एटम को आ गया, क्योंकि तुम बोलोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। समझे? आया? तो इन दोनों एटम में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट में दोनों एलिमेंट सेम है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास क्या है? इसी को बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। समझे टोपीलाल? क्या बोलते हैं? आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं कि दोनों का प्रोटॉन नंबर क्या होता है? सेम। अगर प्रोटॉन नंबर सेम है तो एलिमेंट भी क्या होगा? सेम, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। इसका इस्तेमाल करते हैं। आइसोटोप केमिस्ट्री इसीलिए पढ़ाई जाती है। अगर आप आइसोटोप नहीं जानोगे तो जब आप फोटोसिंथेसिस की रिसर्च पढ़ोगे, डिस्कवरी पढ़ोगे, तो तुमको कैसे पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है कि वाटर से? आया कि नहीं आया? तुम जब पढ़ोगे मिसेल्सन और स्टाल को, अभी तुमको कुछ नहीं पता, लेकिन तुमको इंटर तक पढ़ना है। जब तुम इंटर में डीएनए को जानने की कोशिश करोगे, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर किसने खोजा था? वॉटसन और क्रिक ने। उनको नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन वॉटसन क्रिक जो है एक चीज खोजने में क्या हो गए? असफल, कि आखिर में हमारा डीएनए कैसे रिप्लिकेट करता है। तो डीएनए के रिप्लिकेशन के प्रोसेस को किसने बताया था? मिसेल्सन और स्टाल ने। उस समय उन्होंने एक और एलिमेंट लिया था, उसको अपनी स्टडी में एक और आइसोटोप लिया था। ये तो तुमको मिलेगा कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस। कहाँ मिलेगा? फोटोसिंथेसिस। उसके बाद एक और एलिमेंट था, जिसका नाम था नाइट्रोजन। क्या नाम था? नाइट्रोजन का एलिमेंट नंबर होता है 7। क्या होता है? तो उन्होंने एक 14 लिया और एक क्या लिया? 15। क्या लिया? देखो, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, और दोनों के एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंस। है कि नहीं? इसका मतलब है कि दोनों में चेंज क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन का। क्या हो रहा है? इसका मतलब है 14 यहाँ पे क्या है? 15। इसका मतलब है कि इसमें एक न्यूट्रॉन क्या होगा? आया कि नहीं आया? अगर एटॉमिक मास कभी भी केमिस्ट्री में चेंज होगा तो हमेशा किसकी वजह से होगा? न्यूट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से होगा? न्यूट्रॉन कम तो एटॉमिक मास कम, न्यूट्रॉन ज्यादा तो एटॉमिक मास, लेकिन प्रोटॉन चेंज। आया कि एक होता है, अच्छा मान लो एक कंपाउंड है तुम्हारा, एक फिर बोले कंपाउंड यार, एक है ए एक है बी, एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है, अगर इसका भी एटॉमिक मास कितना है? 40, इसका भी एटॉमिक मास कितना है? 40,
और हो सकता है कि इसका हो 20 और इसका हो 18। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें देखो एटॉमिक मास क्या है, सेम, लेकिन एलिमेंट नंबर क्या है, अलग अलग। एलिमेंट नंबर क्या है? ऐसे 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 एलिमेंट को बोलते हैं क्या, आइसोबार। क्या बोलते हैं? आया कि नहीं आया? ये भी आगे पढ़ेंगे, ठीक। हल्का सा हमने कहा कि तुमको इंट्रोडक्टरी बता दें, क्यों, है कि नहीं, समझे? तो अब हमको पिक्चर समझ में आ गई। तो प्रोटॉन क्या करता है भैया? क्या करता है प्रोटॉन? प्रोटॉन जो है एटम की क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। अगर न्यूट्रॉन नहीं होगा तो न्यूक्लियस स्टेबल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का मतलब है बिहेवियर। जैसे अपने पड़ोसी से जाते थे भीख मांगने कि हमारे घर में भैया नमक खत्म हो गया है, आंटी जी हमको थोड़ा सा नमक दे दीजिए। आंटी अगर तुमको थप्पड़ मारती हैं, इसका मतलब है कि हम उस एटम के साथ कोई भी मॉलिक्यूल, अगर आंटी कहेंगे आओ बेटा नमक नहीं, पूरा जो है डिब्बा लेके जाओ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा उस घर से संबंध ज्यादा अच्छा है। तो जितने भी तुमको मॉलिक्यूल इस दुनिया में मिलेंगे उन्हीं आंटी वाले घर से मिलेंगे। आया कि नहीं आया? समझे? समझे? तो इलेक्ट्रॉन क्या बताता है आपको? रिश्ता। क्या बताता है? यानी कि बिहेवियर। क्या बताता है? जिसका बिहेवियर ज्यादा अच्छा होगा वहां बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा अच्छा। ठीक, आया कि नहीं आया? अगर इलेक्ट्रॉन भाग गया तो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की निगेटिव। चलो एटम भाग गया तो क्या होगा, एटम नहीं भाग गया, इलेक्ट्रॉन भाग गया तो, इलेक्ट्रॉन भाग गया तो क्या होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयन। क्या बोलते हैं? आयन। और अगर मान लो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है तो क्या बोलेंगे उसको हम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो क्या बोलेंगे उसको हम, एटम हमारा क्या है, न्यूट्रल। क्या है? जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या एटम में ज्यादा होगी तो क्या होगा, क्या होगा, जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या एटम में ज्यादा होगी तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा। और जब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे एटम में, एलिमेंट में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। क्या हो जाएगा? और जब अनस्टेबल होगा तो क्या प्रोड्यूस करना चालू करेगा, रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी में क्या निकलेगा, रेडिएशन, अल्फा बीटा और गामा। कब पढ़ेंगे, कल। कब पढ़ेंगे? इतना पढ़ लिए। अब मैं तुमसे, मेरा लास्ट सवाल है क्लास बंद करने के टाइम पे, कि ये 118 के 118 एलिमेंट कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं, किसी को पता है? आओ बताओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, पास कर दो। हाँ बताओ, कैसे बनता है एलिमेंट, कौन बनाता है? सन की कोर में बनता है। सन की कोर। कोर? कोर। कोर क्या होता है? सन की कोर में बनता है जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूजन होता है। हाँ तो शाबाश। हाँ, यानी कि एलिमेंट बनाने की जो फैक्ट्री है वो हमारे स्टार हैं। रात में जब देखते हो तुमको आसमान में टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, वो एक्चुअल में बना क्या रहे हैं, वो है क्यों इस दुनिया में, वो एक्चुअल में क्या बना रहे हैं, एलिमेंट। क्या बना रहे हैं? एलिमेंट। एलिमेंट। कैसे बनता है एलिमेंट, तो बता रहे हैं। बहुत ज्ञानी ना बनो, तुमसे जब ज्ञानी यहाँ बैठे हैं हम। देखो हमने बताया था कि यूनिवर्स, क्या बताया था, यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सिंगुलर पॉइंट से हुई थी। ठीक, पहली बार क्या बना था बेटा, क्वार्क। क्या बना था? क्वार्क से क्या बने थे तुम्हारे, पार्टिकल। क्या बने थे? पार्टिकल में क्या थे तुम्हारे, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने ना। उससे क्या बना तुम्हारा, एटम। क्या बना? तो जो सबसे पहला एटम बना, क्या बना, सबसे, बोलो भाई यार, ऐसा। तो हमने क्या बताया, यूनिवर्स से क्या बने थे, क्वार्क। किससे बने थे, एनर्जी से। जब एनर्जी क्या हो रही थी, एक्सपैंड हो रही थी, और टेम्परेचर क्या हो रहा था, ठंडा, तो क्या बने, एटम। तो सबसे पहला एटम जो यूनिवर्स में बना उसका नाम था क्या, हाइड्रोजन। क्या नाम था? किसने रखा, वैज्ञानिकों ने, कि तुम्हारे पड़ोसी ने, किसने रखा, क्या नाम रखा इसका? और इस हाइड्रोजन के बेटा एलिमेंट में, इस हाइड्रोजन के एलिमेंट में, यानी कि जो उसका एटम था, इस एटम में केवल क्या था, एक प्रोटॉन। क्या था? और क्या था, एक इलेक्ट्रॉन। क्या था? इसमें न्यूट्रॉन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्रोटॉन अकेला था तो कोई रिपल्शन फोर्स नहीं थी, तो स्टेबल करने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रॉन। सबसे पहले क्या बना, हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन बना ना
तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बहुत सारे क्या बने, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या बना बेटा, हाइड्रोजन क्लाउड। क्या बना, क्या बना, हाइड्रोजन। ग्रेविटी आई और ग्रेविटी ने इन क्लाउड को क्या कर दिया, कंडेंस। क्या कर दिया, कंडेंस मतलब इकट्ठा कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, जब इकट्ठा हो गए, क्या हो गए, इकट्ठा, तो क्या बना बेटा, स्टार। क्या बना, और मान लो अगर ये स्टार है, क्या है, ये स्टार है, तो इस स्टार की जो कोर है, क्या है, कोर, कॉर्क नहीं, क्या है, कोर। इस कोर का जो टेम्परेचर था वो कितना था, करीब करीब 1.5 बिलियन। कितना था, यानी कि अगर तुमको अपने घर में एलिमेंट बनाना हो तो कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा, 1.5। ये स्टार बना किससे था, हाइड्रोजन से। किससे बना था, तो एक्चुअल में इस कोर में, किसमें, इस कोर में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का क्या होता था, फ्यूजन। क्या होता था, फ्यूजन मतलब क्या होता है, मिलना। क्या होता है, और जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला तो क्या बना, हीलियम। क्या बना, अब मेरा तुम लोगों से सवाल है, बहुत बोल रहा हूं ना टपर टपर, मेरा तुमसे सवाल है, यहाँ पे लिखा है मैंने हाइड्रोजन, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हमने हीलियम। क्या लिखा, दोनों के एटम में यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एटम। क्या बना दिया, ये हाइड्रोजन का और ये हीलियम का। अब बताओ इसकी कोर में, इसकी कोर मतलब इसके न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पाए जाएंगे, उंगली में देखा हुआ आउट ना करता, मुंह से बोलो, कितने पाए जाएंगे, कितने पाए जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पाया नहीं पाया जाएगा, न्यूट्रॉन। तो अगर एक प्रोटॉन होगा तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अगर मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन को हम भगा दें तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन घुसेड़ दें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आया, ये सब बाद में पढ़ेंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आएगा, नहीं आया। अब हीलियम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा, 2 प्रोटॉन। अब इस 2 प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स आ गई तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन आएगा, 2 न्यूट्रॉन। कौन आएगा, 2, और साथ में क्या होगा, 2। आया कि नहीं आया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि हीलियम हाइड्रोजन से कितना भारी है, हीलियम हाइड्रोजन से कितना भारी है, जो बता देगा और जो मेरी क्लास देख रहा होगा, समझ लो कि आपका लेवल जो है ना अच्छा है। अगर नहीं बता पाए तो गधे हो। हीलियम हाइड्रोजन से कितना भारी है, हीलियम हाइड्रोजन से कितना भारी है। सुनो, हमने क्या बोला था, प्रोटॉन का वजन लगभग लगभग किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के। कितने, तो यहाँ पे 1 हो गया, क्या हो गया, 1, और यहाँ पे कितने हो गए, 4। यानी कि हीलियम हाइड्रोजन से कितना भारी है, 4 गुना। क्या भारी है, क्या है। अगर मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया ऑक्सीजन, क्या लगा दिया, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8। क्या होता है, मतलब इसके एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा, 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन, और क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत, तो यहां पर कितना हो गया, 8 8 कितना हो गया, 16, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 1। तो मैं तुमसे पूछूं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कितना भारी है, तो क्या बोलोगे, 16। तब मोल आएगा। क्या आएगा, मोल। तुम किसकी तरफ जा रहे हो, मोल आएगा। मोल से क्या आएगी, मोलरिटी। मोलरिटी से क्या आएगी, नॉर्मेलिटी। तुम लोग की क्या होने वाली है, हत्या। हत्या करने वाला कौन है, कौन है, हत्या करने वाला मैं हूं, तुम्हारा टीचर। और हत्या करवा कौन रहा है, एनसीईआरटी। कौन करवा रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फंसेगा तो कौन फंसेगा, एनसीईआरटी। हम क्या हो जाएंगे, बाइज्जत बरी, और तुम क्या हो जाओगे, मृत्युदंड। क्यों नहीं है, आएगा नहीं है। अब इसी तरह हम वजन निकाल लेंगे तो हम यहां से क्या सीख जाएंगे, मोल निकालना। क्या निकालना, मोल निकालना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवागाद्रो। क्या नाम था, एवागाद्रो तुम्हारे पड़ोसी थे, और तुम्हारी ट्यूबवेल से पानी में क्या ले आते थे, लेके अपना खेत सींचते थे। आएंगे, क्या थे, एवागाद्रो। क्या थे, एवागाद्रो ने बताया कि 1 मोल में क्या है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, 22 एटम होते हैं। क्या होते हैं, इतने 22 की 23 इतने क्या होते हैं, एटम होते हैं। ठीक, वहां तक हम जाते नहीं है, वहां तक हम जाते। हाइड्रोजन यानी कि यूनिवर्स में सबसे पहला बनने वाला एलिमेंट कौन था, हाइड्रोजन। आज भी पूरा यूनिवर्स किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन। 75% हाइड्रोजन आज भी कहाँ विद्यमान है, हाइड्रोजन में। किसमें, और जो 25% हाइड्रोजन से क्या बन गए, एलिमेंट। क्या बन गए, उन्हीं एलिमेंट से क्या बने, स्टार, स्टार बोल रहे, प्लैनेट और
सैटेलाइट, क्या बने, प्लेनेट और। तो एक्चुअल में जितने भी स्टार तुमको रात में दिखाई देते हैं, उन रात में जो स्टार दिखाई देते हैं उनकी न्यूक्लियस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, फ्यूजन। क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना लिए, हीलियम। 2 + 2 मिलके क्या बना लिए, कुछ और बना लिए, बोरान। और उसके बाद क्या बने, 4 + 4 8 हो गए, 8 में 4 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 12 हो गए, 12 में 12 जोड़ दिए तो क्या हो गए, 16। इसी तरह जुड़ते जुड़ते 1 से लेके 118 टाइप के क्या बन गए, एलिमेंट। क्या बन गए, और एलिमेंट बनते जाएंगे और यहाँ की हाइड्रोजन क्या होती जाएगी, खत्म होती। और जब किसी भी स्टार की हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो स्टार क्या बन जाएगा, सुपरनोवा। क्या बन जाएगा। अभी हमारा जो स्टार है वो सुपरनोवा है कि नहीं है, नहीं। लेकिन आज से कई सालों के बाद जब उसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, सुपरनोवा। तो हमारा स्टार क्या है, अभी क्या है, अभी उसमें हाइड्रोजन है और उसकी हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होके उसकी कोर में बन क्या रहा है, एलिमेंट। क्या बन रहे हैं। और जिस दिन सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, सुपरनोवा बन जाएगा। सुपरनोवा मतलब कि दगने वाला है, क्या होना है। और जब दग जाएगा तो उसके जो कण होंगे वो क्या होंगे, पूरे यूनिवर्स में फैल जाएंगे। तो कहीं प्लैनेट बन जाएगा, कहीं सैटेलाइट बन जाएगा और कहीं केवल क्या बन जाएंगे, उल्का पिंड। क्या बन जाएंगे, उल्का पिंड। आया कि नहीं। जैसे हमारी पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरते रहते हैं तो वहां से हमको क्या मिलता रहता है, एलिमेंट। आया कि नहीं आया। अगर हमारी हम कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी पे। कहाँ रहते हैं, तो हमारी पृथ्वी जो है वो किसकी है, सन की नहीं है, किसी दूसरे स्टार की। क्या है, जब कोई स्टार मरा होगा, जब स्टार मरता है तो क्या जन्म लेता है, प्लैनेट। और प्लैनेट फिर क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, क्योंकि कोर गर्म होती है ना, फिर प्लैनेट धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। और जब ठंडा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, रहने योग्य। और फिर उसमें क्या जन्मती है, लाइफ। क्या जनती है, यानी कि कभी कोई सन की हाइड्रोजन खत्म हुई होगी, उसकी कोर फटी होगी, और उसके बाद क्या बना होगा, हमारी अर्थ गर्म रही होगी। अर्थ गर्म होने के बाद फिर ठंडी हुई होगी, और ठंडी होने के बाद फिर क्या हुआ होगा, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ लद्दाख में पूगा वैली में क्या खोजेंगे, थर्मोफाइल्स को, और जीवन की क्या होगी, शुरुआत। है कि नहीं है। तो हम लोग लमसम एटम को जान चुके हैं, अब कुछ चीज नहीं जानेंगे तो आने वाली क्लासेस में जानते रहेंगे। और कल हम लोग एक क्लास लेंगे स्पेशली, किस पे लेंगे, रेडियो एक्टिविटी पे, और जानेंगे कि 82 नंबर के ऊपर वाले एलिमेंट आखिर में जब रेडियो एक्टिविटी करते हैं तो उनके न्यूक्लियस में ऐसा कैसा चेंज होता है जिससे अल्फा बीटा और गामा मिलती है। और हम जानना चाह रहे हैं उसी अल्फा को, और उस अल्फा को जब जान लेंगे तो हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जान जाएंगे। और अगर इतना जान जाएंगे तभी हमको पढ़ने में मजा आएगी। आया कि नहीं आया। तो इसी के साथ क्या करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। और तुम लोग क्या चीज याद रखोगे, तुम लोग हो गया ऑडियंस, क्या हो, और हम क्या है, एक्टर। अगर हम अच्छे एक्टर हुए तो तुम कहाँ जाओगे, IIT या मेडिकल कॉलेज में। अगर हम अच्छे एक्टर नहीं हुए तो, इसीलिए अच्छे एक्टर को पहचानो। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो मुझसे पढ़ो, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं तो कोई अच्छा टीचर देख के अपना काम करो। है कि नहीं है, समझे। चलो ठीक।